नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और प्रीलिम्स 2017 के स्टडी कैप्सूल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज शुरू करेंगे हम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी मंत्रालय की योजनाओं पर। तो पहली योजना है नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी। ठीक, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि MNRE हैज़ कम अप विथ अ ड्राफ्ट नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी, यानी कि जो राष्ट्रीय वायु और सौर हाइब्रिड नीति है उसका एक मसौदा लेकर के ये मिनिस्ट्री जो है तो सामने आई है। अगला लिखा हुआ है कि पॉलिसी लेज डाउन द फ्रेमवर्क फॉर प्रमोटिंग लार्ज ग्रिड कनेक्टेड विंड सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो इससे संबंधित नई नीति है तो उसका मकसद ये होगा कि विंड सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए और उनकी एक कनेक्टेड ग्रिड बनाने के लिए, अर्थात उनका एक ऐसा नेटवर्क बनाने के लिए जिससे कि दोनों के द्वारा उत्पादित ऊर्जा को आपस में एक दूसरे की ग्रिड में ट्रांसफ़र किया जा सकेगा, उसको बनाने के लिए इसमें एक फ्रेमवर्क बनाया गया है। अगला लिखा है कि गोल ऑफ द पॉलिसी इज़ टू रीच विंड सोलर हाइब्रिड कैपेसिटी ऑफ 10 गीगावाट बाई 2022। 2022 तक सोलर विंड हाइब्रिड कैपेसिटी, हाइब्रिड क्षमता को बढ़ा करके 10 गीगावाट तक किया जाएगा। तो आपको बता दूं कि जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उसमें वो ये है कि सोलर विंड या विंड सोलर हाइब्रिड सिस्टम है क्या, और मेरे ख्याल से अगर साइंस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बनेगा तो वो आ सकता है। अगर स्कीम पे आएगा तो ये आएगा, और साइंस टेक्नोलॉजी पे सीधा क्वेश्चन आएगा तो वो यही आएगा कि विंड सोलर फोटोवोल्टेइक पावर सिस्टम क्या है। तो आगे लिखा हुआ है कि ऑप्टिमल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड, यानी कि बिजली को प्रेषित करने की जो अवसंरचना है और जो भूमि है उसका आदर्श और दक्ष इस्तेमाल करने के लिए रिड्यूसिंग द वेरिएबिलिटी इन रिन्यूएबल पावर जनरेशन, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है उसमें जो उतार चढ़ाव होता रहता है उसको कम करने के लिए 10 अचीविंग बेटर ग्रिड स्टेबिलिटी, इस प्रकार से बेहतर ग्रिड स्टेबिलिटी, बेहतर ग्रिड स्थिरता को प्राप्त करने के लिए इसकी ये योजना लाई गई है। तो जो ग्रिड स्टेबिलिटी होती है, तो ग्रिड स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि उसमें जो वोल्टेज होता है वो ऊपर नीचे बहुत नहीं होता है, जिससे कि जो ग्रिड है तो उसमें वोल्टेज लगभग स्थिर बना रहता है। जो इसमें ड्राफ्ट पॉलिसी यानी कि मसौदा नीति है उसने इस बात का प्रस्ताव दिया है कि वर्तमान में जो सोलर फोटोवोल्टेइक और विंड पावर प्लांट हैं तो उनको मिला करके उनका हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कर दिया जाना चाहिए। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन में होता यही है कुल मिला करके कि सोलर पावर प्लांट और जो विंड प्लांट्स होते हैं तो उनको मिला करके उनकी एक सिंगल ग्रिड बना दी जाएगी, जिससे कि बिजली किसी के द्वारा उत्पन्न हो वो एक ही ग्रिड में चली जाएगी। इसके अलावा ये नई गाइडलाइन भी देती है जिसमें कि हाइब्रिड विंड सोलर फोटोवोल्टेइक प्लांट्स जो हैं तो वो लगाए जाएंगे। एक आगे बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी का नाम दिया हुआ है वो है इरेडा, तो इसके बारे में पढ़ के रखिएगा, ये बिल्कुल आ सकता है कि इरेडा के बारे में बताइए 3-4 स्टेटमेंट। इसके अलावा मसौदा नीति ये कहती है कि इस प्रकार की योजना के लिए जो वित्तीय और राजकोषीय सहयोग है तो वो इरेडा के माध्यम से और मल्टीलैटरल बैंक्स, बहुआयामी बैंकों के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक, तो इरेडा के बारे में मैंने फिर से कहा है कि आप इसको पढ़ के रखिएगा, इसके बारे में आ सकता है। अगला है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SECI सेकी। ठीक, तो सेकी क्या है? एक कंपनी है। SECI इज़ अ कंपनी ऑफ द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी मंत्रालय है उसके अंतर्गत एक कंपनी है। एस्टैब्लिश टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन था उसको लागू करने के लिए इस कंपनी की स्थापना की गई थी। इट इज़ द ओनली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डेडिकेटेड टू सोलर एनर्जी सेक्टर। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ये एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी पर डेडिकेटेड है, यानी उसी से पूरी तरीके से प्रेरित है, अर्थात इसकी पूरी प्रतिबद्धता जो है तो सौर ऊर्जा उत्पादन में ही है। ये जो कंपनी किसी और प्रकार की ऊर्जा उत्पादित नहीं करती है। अगला, कंपनीज मैंडेट हैज़ रिसेंटली बीन ब्रॉडेंड टू कवर द एंटायर रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो अगली चीज़ मैं बता दिया आपको उसमें थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा
ये कहा गया है कि ठीक अभी अभी कुछ दिन पहले ही इस कंपनी का जो अधिदेश है उसमें परिवर्तन किया गया और उसमें ये कहा गया कि अब ये सिर्फ सोलर एनर्जी को ही कवर नहीं करेगी, जो बाकी की रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जाएं हैं उनके सारे डोमेन को, सारे क्षेत्र को ही इसके द्वारा कवर किया जाएगा। एंड द कंपनी रीनेम टू रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रेकी, यानी कि और जो कंपनी है उसका नया नाम रख के अब RECI कर दिया गया है। तो इसका सीधा सा मतलब है SECI कंपनी ही समाप्त हो चुकी है, यानी कि अब बची कंपनी जो नई कंपनी है उसका नाम RECI है। तो ये पूछ सकता है RECI के बारे में और ये दे सकता है कि इसका पुराना नाम SECI था, ऐसा स्टेटमेंट बन सकता है। और अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसा स्टेटमेंट जरूर आएगा। अगला है कि द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, यानी कि जो कंपनी है तो बहुत सारी सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए भी जिम्मेदार है। मेजर वंस बीइंग द VGF स्कीम फॉर लार्ज स्केल ग्रिड कनेक्टेड प्रोजेक्ट्स अंडर JNNSM, यानी कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन के अंतर्गत जो बहुत सारी परियोजनाएं हैं ग्रिड कनेक्टिविटी की, जो वृहद स्तर की परियोजनाएं हैं, तो उनमें जो है तो VGF प्रकार की स्कीमों में ये अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। तो VGF मैंने आपको पहले ही बताया है, वायबिलिटी गैप फंडिंग, यानी कि ऐसी परियोजनाएं जिसमें कि ठेका जो होता है तो कई बार प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाता है, या कि किसी सरकारी कंपनी को भी अगर ठेका मिलता है तो उसमें जो कुछ घाटा उस कंपनी को उठाना पड़ता है तो उसको वित्त मंत्रालय के द्वारा पूरा किया जाता है, यानी कि सरकार जो है तो उस घाटे को पूरा करती है अपनी तरफ से। अगला है कि SECI इज़ द लीडिंग PSU इन द रूफ टॉप सोलर सेगमेंट, यानी कि जो छत के ऊपर लगाए जाने वाले सौर संयंत्र होते हैं तो उसमें ये एक लीडिंग कंपनी है, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुकी कंपनी है। एंड हैज़ ऑलरेडी कमीशन ओवर 54 मेगावाट कैपेसिटी ऑफ रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट्स, यानी कि इसने तकरीबन 54 मेगावाट क्षमता की छत के ऊपर लगाई जाने वाली सौर परियोजनाओं को अभी तक कमीशन किया है, उनकी तामीर कर चुकी है। अगली योजना है डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो इसके बारे में बता दें कि ये जो नई स्कीम है हैज़ बीन रोल्ड आउट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑन 2014, यानी कि 2014 में ये MNRE के द्वारा स्थापित की गई थी, यानी कि इस योजना को जारी किया गया था। तो MNRE का मतलब आप जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। द स्कीम हैज़ बीन कंसीव्ड ऑन द लाइन्स ऑफ चरंका सोलर पार्क, यानी कि जो चरंका सोलर पार्क है उसी की तर्ज पर इस स्कीम की अवधारणा या इस स्कीम का विचार प्रस्तुत किया गया था। इन गुजरात विच इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लार्ज स्केल सोलर पार्क इन इंडिया। ये जो चरंका सोलर पार्क है ये गुजरात में है और ये भारत में इस प्रकार का वृहद स्तर का पहला सोलर पार्क है। ध्यान रखिएगा, भारत में इस प्रकार का पहला वृहद स्तर का सोलर पार्क है। अगला है दिस स्कीम एनविसेज सपोर्टिंग द स्टेट्स इन सेटिंग अप सोलर पार्क्स एट वेरियस लोकेशन इन द कंट्री, यानी इस स्कीम की जो प्रमुख परिकल्पना है वो ये है कि ये राज्यों को इस बात के लिए सहयोग देती है कि वो अपने अपने यहाँ सोलर पार्कों की स्थापना करें ताकि देश में विभिन्न स्थानों पर सोलर पार्क लगाए जा सकें। अगला है द स्कीम विल फैसिलिटेट एंड स्पीड अप द इंस्टॉलेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑन द लार्ज स्केल, यानी कि वृहद स्तर पर बिजली पैदा करने के लिए जो एक कनेक्टेड ग्रिड वाली सोलर पावर प्रोजेक्ट चाहिए तो उसको लगाने में ये सहूलियत प्रदान करता है। तो आपको बता दूं कि अगर आप एक छोटा सा प्लांट अपने घर के ऊपर लगा लेंगे, एक पैनल घर के ऊपर लगा लेंगे तो उससे हो सकता है आपकी आवश्यकता पूरी हो जाए, पर उससे कोई लार्ज स्केल वृहद स्तर पर बिजली पैदा नहीं होती। तो वो कब पैदा होगी, जबकि हज़ारों ऐसे पैनल्स को एक ही ग्रिड से जोड़ दिया जाए, एक ही तार से जोड़ दिया जाए, तब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बिजली उस तार में ग्रिड में बहने लगेगी। तो इसीलिए उस ग्रिड को कौन सी ग्रिड बोलते हैं, कनेक्टेड ग्रिड बोलते हैं, जिसमें कि बहुत सारी पैनल से जो बिजली आ रही है वो एक ही जगह पर एकत्रित हो जाती है, यानी कि एक ही जगह से बहने लगती है, जिससे उसकी मात्रा बढ़ जाती है। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ अप्रूव्ड द एनहांसमेंट ऑफ कैपेसिटी फ्रॉम 20,000 मेगावाट टू 40,000 मेगावाट, यानी कि जो कैबिनेट का आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी है तो उसने इस बात की सहमति दे दी है कि इसकी क्षमता को बढ़ा करके 20,000 मेगावाट से 40,000 मेगावाट तक पहुंचा दिया जाए, यानी कि अभी 20,000 थे उसको बढ़ा के 40,000 कर दिया जाए। अगला है द सोलर पार्क्स विल बी डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट्स यूटीज़, यानी कि ये जो सोलर पार्क हैं तो राज्य सरकार या कि फिर केंद्र शासित प्रदेशों की जो सरकारें हैं
तो वहाँ उनके सहयोग से, उनके कोलैबोरेशन से ही विकसित की जाएंगी, यानी कि इसमें उनका भी हिस्सा होगा। ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज़ आर एलिजिबल फॉर द बेनिफिट्स अंडर द स्कीम, यानी कि सारे राज्य और यूटीज़ जो हैं, केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, तो इस योजना के लाभ के लाभार्थी होंगे। अगला है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि सेकी, जिसके बारे में ऊपर पढ़ा, विल एडमिनिस्टर द स्कीम अंडर द डायरेक्शन ऑफ एमएनआरई, यानी कि जो सेकी होगा तो इस स्कीम का प्रशासन संभालेगा किसके निर्देशों के अंतर्गत, एमएनआरई के निर्देशों के अंतर्गत। अगला है द टोटल कैपेसिटी व्हेन ऑपरेशनल विल जनरेट 64 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर, यानी कि जब ये पूरी परियोजना अपने फुल कैपेसिटी, पूर्ण क्षमता पे आ जाएगी, तब 64 अरब यूनिट बिजली जो है प्रतिवर्ष इससे उत्पन्न होगी, और ये लगभग 55 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रतिवर्ष निकलती है उसको कम करने में सहयोग करेगी, यानी कि इससे जो बिजली बनेगी तो उससे तकरीबन 55 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है कम उत्सर्जित होगी। तो दोस्तों अगली जो योजना है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। तो पहली योजना है न्यू आईटी मिनिस्ट्री टू हैव से ओवर यूआईडीएआई एंड एनआईसी, यानी कि नई आईटी मिनिस्ट्री बनी है जिसका अधिकार होगा यूआईडीएआई और एनआईसी पर। तो यूआईडीएआई आपको पता है जो आधार को जारी करती है, एनआईसी है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो इस नए मंत्रालय के बारे में कहा गया है कि ऑल मैटर्स रिलेटेड टू साइबर लॉज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड आईटी रिलेटेड लॉज वुड बी पार्ट ऑफ द डोमेन ऑफ न्यू मिनिस्ट्री, यानी कि नवीन मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत साइबर कानून, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंतर्गत जो भी प्रशासनिक कार्य आते हैं वो, और अन्य आईटी संबंधी कानून जो हैं तो अब इसके दायरे में आ जाएंगे, उससे संबंधित सारे मुद्दे इसके दायरे में होंगे। ठीक, अगला लिखा हुआ है कि इट वुड ऑल्सो डील विद द मैटर्स रिलेटिंग टू द प्रमोशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमी कंडक्टर डिवाइसेज इन द कंट्री, यानी कि देश के अंदर जो सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, जो अर्धचालक युक्तियां हैं, अर्धचालक डिवाइसेस हैं, तो उनके मैन्युफैक्चरिंग अर्थात विनिर्माण के प्रमोशन अर्थात उसके संवर्धन के लिए जो भी योजनाएं होंगी, जो भी मुद्दे इन्वॉल्व होंगे, तो उन सबको अब कौन देखेगी, यही नया मंत्रालय देखेगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा कि मोहाली में सेमी कंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड SCL नाम की एक कंपनी है, वो इसके अंतर्गत नहीं आएगी। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ऐसा बिल्कुल आ सकता है कि इसमें कौन सी नहीं आएगी, ये अपवाद है। SCL जो है तो इसके अंतर्गत नहीं आएगी। इसके अलावा देश की जो सारी सेमी कंडक्टर डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो इसके अंतर्गत आएंगी। अगला है इंट्रोडक्शन इन all IT related matters with international agencies such as Internet for Business Limited and Institute for Education and Information Society and International Code Council ICC would also be under this its ambit, यानी कि IT से संबंधित मुद्दों में जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं उनसे इंटरेक्ट करने के लिए, उनसे अंतर्क्रिया करने के लिए, यानी कि उनसे सीधा संबंध रखने के लिए जो कोई भी कार्य होंगे उन सभी को इसके दायरे में ला दिया गया है। तो वो कौन सी एजेंसियां हैं जिनसे इंटरेक्शन करना है, तो पहली है IFB, इंटरनेट फॉर बिजनेस लिमिटेड, तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा इंटरनेट में। दूसरा भी जो है इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इसको भी पढ़ लीजिएगा। अगला बहुत महत्वपूर्ण है इंटरनेशनल कोड काउंसिल, इसके बारे में भी इंटरनेट में जाके ज़रूर पढ़िएगा। जितना भी कुछ आपको हरे से हाईलाइट दिख रहा है उसको पढ़ना है, तभी जाके प्रीलिम्स होगा। अगला है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2016। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स अर्लियर नोन एज द वेब रत्न अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड अंडर द एम्बिट ऑफ नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बारे में आपको जो बात इसके बारे में आपको जाननी है वो ये है कि इसका पुराना नाम था वेब रत्न अवार्ड। ठीक, अब नाम बदल के कर दिया गया है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स, और इसकी स्थापना की गई थी नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ठीक, इसके बारे में जो अगली बात है कि वेब रत्न अवार्ड फैसिलिटेट्स द मिनिस्ट्री ऑफ और डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच हैज़ कॉम्प्रिहेंसिव वेब प्रेजेंस, यानी कि जिसकी वृहद स्तर पर वेब उपस्थिति है तो उसको ये जो अवार्ड है प्रदान किया जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि
या तो ये किसी मिनिस्ट्री को दिया जाएगा या तो किसी विभाग को दिया जाएगा, किसी मंत्रालय या किसी विभाग को ही दिया जाएगा। यानी कि ये किसी बाहर के संस्थान को या किसी व्यक्ति को दिया जाने वाला अवार्ड नहीं है। तो जो कोई भी मंत्रालय या संस्था या उसके अंतर्गत आने वाले विभाग सबसे अच्छा काम करेंगे उनको ये अवार्ड मिलेगा। तो दरअसल पे इस अवार्ड की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि जो मंत्रालय और उनके अंतर्गत विभाग हैं वो अपने भीतर ज़्यादा से ज़्यादा वेब संबंधी टेक्नोलॉजी को क्या करें, इंटीग्रेट करें। अगली जो योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, तो इसका जो नाम है पीएमजी दिशा, तो आपने बहुत कई बार सुना होगा, कई जगहों पे सुना होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो लिखा हुआ है कि वॉज लॉन्च टू मेक 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड डिजिटली लिटरेट, यानी कि देश के जो 6 करोड़ ग्रामीण घर हैं उनको डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया। अंडर द स्कीम 25 लाख कैंडिडेट विल बी ट्रेंड इन द फिजिकल ईयर 2016-17। 2016-17 के वित्तीय वर्ष में तकरीबन 25 लाख उम्मीदवारों को इसके अंतर्गत प्रशिक्षित किया जाएगा। और उसके अलावा अगले वर्ष 2017-18 के वित्तीय वर्ष में 275 लाख यानी 2 करोड़ 75 लाख और उसके अगले वर्ष 300 लाख यानी कि तकरीबन 3 करोड़ लोगों को इसमें प्रशिक्षित किया जाएगा। टू इंश्योर इक्विटेबल जियोग्राफिकल रीच ईच ऑफ द 2,50,000 ग्राम पंचायत वुड बी एक्सपेक्टेड टू रजिस्टर एन एवरेज ऑफ 200 to 300 कैंडिडेट्स, यानी कि जो 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं देश भर की, तो इक्विटेबल जियोग्राफिकल रीच यानी कि पूरे देश में एक समान भौगोलिक रूप से अपनी पहुंच प्राप्त करने के लिए इस योजना को उन सभी तक इक्वली यानी कि समान रूप से पहुंचाने के लिए क्या किया जा रहा है, प्रत्येक ग्राम पंचायत से 200 से 300 कैंडिडेट उम्मीदवारों को इसके अंतर्गत लिया जा रहा है। आगे की जो लाइनें हैं तो ज़रा सी अंडरलाइन नहीं हो पाई हैं किसी वजह से, लेकिन फिर भी हम उनको देख लेते हैं। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम वुड बी कैरिड आउट अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है उसी के पर्यवेक्षण में ये सारी स्कीम जो है तो इम्प्लीमेंट की जाएगी, लागू की जाएगी। इन एक्टिव कोलेबोरेशन विद स्टेट्स यूटी, जिसमें कि सक्रिय सहभागिता होगी राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों के थ्रू देयर डेजिग्नेटेड स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, यानी कि उनके द्वारा जो नामित स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसियां होंगी, यानी कि लागू करवाने वाली राज्य की संस्थाएं होंगी या कि जो जिला स्तरीय ई गवर्नेंस सोसाइटीज़ होंगी, उनके माध्यम से इस योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि जो पीएमजी दिशा योजना है तो उसमें कैसे उसको बढ़ावा दिया जाएगा तो वो आपको मैंने बताया। इसको एक दो बार आप फिर से सुन लीजिएगा पीएमजी दिशा को, इसके आने की संभावना कई बार है। अगला है पीएमजी दिशा इज बीइंग इनिशिएटेड अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत ही पीएमजी दिशा को क्या है, इस पहल को शुरू किया गया है। दिस वुड एम्पावर द सिटीजन्स बाय प्रोवाइडिंग देम एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये योजना है तो लोगों को सूचनाओं तक पहुंच प्रदान करके नॉलेज एंड स्किल फॉर द ऑपरेटिंग कंप्यूटर डिजिटल एक्सेस डिवाइसेस, लोगों को ऐसा ज्ञान दे करके ताकि वो कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइसेस को चला सके, इसके द्वारा उनको सशक्त करने का एक अभियान है। अगला है साइबर स्वच्छता केंद्र। साइबर स्वच्छता केंद्र के बारे में लिखा है कि एक्सटेंडिंग द स्वच्छ भारत कैंपेन टू द साइबर वर्ल्ड, यानी कि साइबर दुनिया में स्वच्छ भारत अभियान को विस्तारित करते हुए इस योजना को लाया गया था। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च द साइबर स्वच्छता केंद्र बॉटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर फॉर एनालिसिस ऑफ मालवेयर एंड बॉटनेट्स दैट अफेक्ट नेटवर्क्स एंड सिस्टम, यानी कि ये जो पूरी योजना है तो बॉटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर सेंटर के द्वारा इसमें क्या किया जाएगा कि मालवेयर और बॉटनेट्स को समाप्त करने के लिए कोशिश की जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो मालवेयर और बॉटनेट्स होते हैं तो ये नेटवर्क को ख़राब कर देते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जानना है आपके लिए कि बॉटनेट क्या होता है। तो सर्वाधिक संभावना है इस बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बॉटनेट के आने की, ठीक। और मेरा तो कहना है कि इस बार बॉटनेट आएगा ही आएगा। कि बॉटनेट क्या होता है, 3-4 स्टेटमेंट के लिए तैयार रहिए बॉटनेट के। तो जब मैं आपसे कहता हूँ कि ये आएगा ही आएगा तो इसका मेरा मतलब ये है कि आने तो देखिए 100 ही क्वेश्चन है, ठीक। तो मकसद मेरा ये है बताने का कि जो क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे तो 100 क्वेश्चन तो आखिर में चुने जाते हैं, तो बनाए जाते होंगे तकरीबन 4000-5000 क्वेश्चन शायद, तो उनमें से कोई ना कोई आदमी इस पे क्वेश्चन ज़रूर बनाता होगा। वो अलग बात है कि लास्ट में सेलेक्ट हो चाहे ना हो, लेकिन ये जो सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन जो है तो ज़रूर बनाया जाता होगा। वो अंतिम में जो सेलेक्ट होते हैं क्वेश्चन वो किस आधार पर होते हैं ये तो हमको नहीं पता, लेकिन ऐसे जो प्रश्न हैं महत्वपूर्ण ये आने की संभावना सर्वाधिक
अधिक होती है। तो हो सकता है कि बॉटनेट पर जो क्वेश्चन बना है वही सेलेक्ट हो जाए तो आ जाए। अगला है कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ मेइतीज डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, यानी कि जो मेइती का डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है, डिजिटल इंडिया पहल है, उसका ये एक हिस्सा है। एम्ड एट क्रिएटिंग अ सिक्योर साइबर स्पेस बाय डिटेक्टिंग बॉटनेट इन्फेक्शन इन इंडिया, जिसका मकसद ये है कि एक सिक्योर साइबर स्पेस अर्थात सुरक्षित साइबर स्पेस निर्मित किया जाए। और वो कैसे निर्मित किया जाएगा? बाय डिटेक्टिंग बॉटनेट इन्फेक्शंस इन इंडिया, यानी कि भारत में जो बॉटनेट के इन्फेक्शंस हैं, संक्रमण हैं, उनको डिटेक्ट करके, उनको खोज करके, टू नोटिफाई इनेबल्स एंड टू नोटिफाई, तो डिटेक्ट करके और साथ ही साथ नोटिफाई करके लोगों को उनके बारे में अधिसूचित करके, उनको उसके बारे में बता करके, इनेबल्स क्लीनिंग एंड सिक्योरिंग सिस्टम टू एंड यूजर्स टू प्रिवेंट फर्दर इन्फेक्शन, यानी कि इससे क्या होगा कि ये जो संक्रमण है आगे और भी ज़्यादा कंप्यूटरों में या कि और भी ज़्यादा अन्य इस तरीके के डिवाइसेस में ना फैले, उसको रोकने के लिए क्या करेगा? एक क्लीनिंग सिस्टम इसमें होगा। तो ये जो साइबर सुरक्षिता केंद्र है, तो सेंटर इज़ ऑपरेटेड बाय इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT-IN, ठीक। तो CERT-IN के द्वारा ये इसको संचालित किया जाएगा। तो CERT-IN जो है तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है, अभी अभी भारत में बनी है। और किस लिए है कि भारत में जो कोई भी साइबर संबंधी भविष्य में चुनौतियां उत्पन्न होने वाली हैं, उनसे निपटने के लिए CERT-IN का गठन किया गया है। तो CERT-IN के बारे में ज़रूर पढ़ के रखिएगा, इसके आने की भी संभावना बहुत ज़्यादा है। द सेंटर विल ऑल्सो वर्क इन क्लोज कोलेबोरेशन विद द बैंक्स टू डिटेक्ट मालवेयर इन्फेक्शन इन देयर बैंकिंग नेटवर्क एंड इनेबल रिमेडियल एक्शन। ये जो सेंटर होगा तो बैंकों के साथ कोलैबोरेशन करके, गठबंधन करके क्या करेगा कि उनको भी सेवाएं प्रदान करेगा, ताकि उनके सिस्टम में जो मालवेयर आ चुके हैं, जो ऐसे मालवेयर संक्रमण घुस चुके हैं, तो उनसे संबंधित जो रिमेडियल एक्शन होंगे, बचाव के उपाय होंगे, उनको चालू करने के लिए ये प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से जो 2 मंत्रालयों की योजना थी कवर हो गई हैं। कल हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की योजनाएं और उसके आगे जो बाकी मिनिस्ट्रीज़ होंगी उनकी योजनाएं। तो ठीक है, कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।